हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे बैटरियों की। तो आज का टॉपिक हमारा है बैटरियां, वैद्युत रासायनिक सेल। तो जब हमने चैप्टर शुरू करा था तो हमने वैद्युत अपघटनीय सेल और वैद्युत रासायनिक सेल में अंतर पढ़ा था। तो वैद्युत रासायनिक सेल ये वही वाला सेल है। तो वैद्युत रासायनिक सेल वैद्युत ऊर्जा के वह स्रोत हैं जो बैटरियों के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। अब बैटरियां बनती कैसी हैं, यानी बैटरियों को हम बनाते कैसे हैं। जब एक से अधिक सेल श्रेणी क्रम में व्यवस्थित होते हैं, तो जब एक से अधिक सेलों को हम किस में जोड़ देते हैं, श्रेणी क्रम में व्यवस्थित होते हैं, तो ये व्यवस्था बैटरी कहलाती है। तो जब आपके एक से अधिक सेल आपस में कौन से क्रम में जुड़ जाते हैं, श्रेणी क्रम में जुड़ जाते हैं, तो इस व्यवस्था को हम बैटरी बोलते हैं। एक, ये वजन में हल्की होने चाहिए। अब बैटरियों की कुछ विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता की है, ये वजन में हल्की होनी चाहिए, यानी जो आपकी बैटरियां हैं वो वजन में हल्की होनी चाहिए। जैसे हमारे इन्वर्टर की बैटरी होती है, अगर वजन में हल्की होगी तो हम कहीं भी उठा के आसानी से रखते हैं, भारी होगी तो हम अकेले उठा नहीं पाएंगे, 2-3 लोगों की मदद लेनी पड़ेगी। तो ये वजन में हल्की होनी चाहिए। दूसरा, इनकी कीमत कम तथा आकार में छोटी होनी चाहिए। कीमत कम होनी चाहिए बैटरियों की। अगर कीमत कम होगी तो हर कोई अपने घर पे लगवा सकता है, और महंगी होगी तो अमीर अमीर लोग लगवा पाएंगे, गरीब लोग नहीं लगवा पाएंगे। और दूसरी बात क्या है, जगह, यानी जगह कम घेरेंगी तो हर कोई रखवा लेगा। अब जगह घेर रही है ज़्यादा तो हर कोई नहीं रखवाएगा, क्योंकि घर हमारे छोटे छोटे होते हैं। तो अगर बैटरी सारी जगह घेर लेगी तो फिर दूसरी चीज़ें कहाँ रखी जाएंगी। तो इसलिए बैटरी छोटी होनी चाहिए जिससे कम जगह घेरे। तो पहला, ये वजन में हल्की होनी चाहिए। दूसरा, इनकी कीमत कम तथा आकार में छोटी होनी चाहिए। ये 3 प्रकार की होती हैं। तो हमारी जो बैटरी होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है प्राथमिक बैटरी। तो जो बैटरी होती है इसको हम सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल। तो आपको कहीं प्राथमिक सेल लिख के दिख जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि सेल बैटरी एक ही चीज़ है। यानी बैटरी की जगह हम सेल पढ़ सकते हैं, बैटरी या सेल। तो प्राथमिक सेल या प्राथमिक बैटरी एक ही चीज़ होती है। तो ये आप कन्फ्यूजन अपना दूर कर लेना। तो आपकी जो बैटरी होती है 3 प्रकार की होती है, प्राथमिक बैटरियाँ, द्वितीयक बैटरियाँ और ईंधन बैटरियाँ। इनको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, ईंधन सेल। तो पहले हम बात करते हैं प्राथमिक सेल की, यानी प्राथमिक बैटरी की। तो प्राथमिक बैटरियाँ वह वैद्युत रासायनिक सेल जिनमें रेडॉक्स अभिक्रिया केवल एक बार होती है। तो प्राथमिक बैटरियाँ कौन सी होती हैं? प्राथमिक सेल कौन से होते हैं? वह वैद्युत रासायनिक सेल जिनमें रेडॉक्स अभिक्रिया केवल एक बार होती है। तो वैद्युत रासायनिक सेल कौन से होते हैं? आपके घड़ी के सेल, कैलकुलेटर के सेल, रिमोट के सेल, क्योंकि इनमें रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं हम ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को। तो रेडॉक्स अभिक्रिया हम बोलते हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को। तो जिनमें ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया केवल एक बार होती है और उसमें खुद स्वयं बार बार होती रहती है। इनमें हम बार बार नहीं करवाते हैं। जैसे हमारी रिमोट होता है, उसमें हम बार बार उसे चार्ज करके सेल को चार्ज नहीं करते, वो एक बार चार्ज होके आता है और हमेशा 2, 3, 4, 5 महीने तक काम करते रहता है। लेकिन हमारी जो मोबाइल की बैटरी होती है उसे हमें बार बार चार्ज करना पड़ता है, क्योंकि वो अपने काम करना बंद कर देता है 1 दिन बाद, 1.5 दिन बाद लगभग, जैसी बैटरी की पावर है। तो वह वैद्युत रासायनिक सेल जिनमें रेडॉक्स अभिक्रिया केवल एक बार होती है, यानी जब हम सेल बनाते हैं जब भी उसमें अभिक्रिया होती है, फिर उसके बाद हमें नहीं करवानी पड़ती, जैसे रिमोट के सेल, घड़ी के सेल वगैरह। अर्थात ये एक समय के पश्चात कार्य करना बंद कर देते हैं। तो आपके जो प्राथमिक सेल होते हैं इनकी एक लिमिट होती है, यानी जो रिमोट के सेल होते हैं वो 2 महीने या 3 महीने चल जाते हैं, ऐसे ज़्यादा 4-5 महीने चल जाते हैं, और घड़ी के सेल भी इतने चल जाते हैं। उसके बाद ये कार्य करना बंद कर देते हैं, क्योंकि इनकी क्षमता की जाती है, खत्म हो जाती है, और दोबारा इनको चार्ज करके हम काम में भी नहीं ला सकते, क्योंकि फिर नए सेल हमें लाना पड़ता है, और ना ये चार्ज होकर हमारे सही होते हैं। तो अर्थात ये एक समय के पश्चात कार्य करना बंद कर देता है। तो जब भी प्राथमिक बैटरियां नाम आए, ये प्राथमिक सेल आपके सामने नाम आए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रिमोट का सेल ले लें, घड़ी का सेल ले लें और उसको देखते जाएं और प्राथमिक सेल के बारे में लिखते जाएं। कार्य करना बंद कर देते हैं, इन्हें पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता। तो एक बार खराब हो जाए घड़ी का सेल या रिमोट का सेल, हम उसको दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, फिर हमें नया लाना पड़ता है। प्राथमिक सेल कहलाते हैं ये सेल अनुत्क्रमणीय होते हैं। तो अनुत्क्रमणीय उसे कहते हैं, यानी जो अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में हो जाती है, फिर दूसरी दिशा में वापस लौट के नहीं आती। जैसे अनुत्क्रमणीय के साइन ये होता है आपका, ये होता है आपका अनुत्क्रमणीय के साइन। जैसे हाइड्रोजन ने क्लोरीन से अभिक्रिया करी तो क्या बना दिया? 2HCl बना दिया। तो ये कौन सी है आपकी? उत्क्रमणीय, यानी जहाँ पर सीधे एरो इधर की ओर दिशा में हो, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा,
ये टूट के ये नहीं बनाएगा, इसका मतलब ये है। और जो ये कौन सा साइन है आपका, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ये कौन सी अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया उसे बोलते हैं, यानी जो दोनों मिलके आपस में जो पदार्थ बनाएंगे वो लौट के ये नहीं बना पाएंगे। जैसे एक और एग्जांपल दूं मैं, जैसे चीनी प्लस नींबू मिला लिया हमने, चीनी में नींबू मिला दिया, तो इन दोनों को मिलकर क्या बन गया आपका, और प्लस पानी भी ले लो चलो उदाहरण के लिए, तो इन तीनों को मिलकर क्या बन जाएगा, शरबत मिल जाएगा। तो चीनी, पानी, नींबू, तो ये तीनों मिलकर शरबत बनाते हैं, लेकिन शरबत इन तीनों को नहीं बना सकता। शरबत में से नींबू अलग नहीं किया जा सकता, चीनी अलग नहीं किया जा सकती, पानी अलग नहीं की जा सकती। इसी तरह आयोडीन क्लोरीन आपस में मिलकर आयोडीन क्लोराइड बनाते हैं, और इसमें से आयोडीन क्लोरीन फिर वापस अलग नहीं किया जा सकता। तो जो अभिक्रिया केवल एक दिशा में हो जाती है, उसके बाद वापस नहीं आती है, उसे अनुत्क्रमणीय बोलते हैं। और उत्क्रमणीय ही होती है आपकी अभिक्रिया, जैसे N2 + 3H2। तो जिन अभिक्रियाओं के बीच उत्क्रमणीय साइन होता है, यानी रिवर्सिबल साइन होता है, रिवर्सिबल साइन ही होता है ये आपके क्या होता है, रिवर्सिबल साइन, और इसने बना दिया 2NH3। इसका मतलब ये है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके अमोनिया बनाता है, और अमोनिया किसमें टूट जाता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में टूट जाता है। तो अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय आप समझ गए। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं वो होती हैं जो केवल एक दिशा में हो जाती हैं, और उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं वो होती हैं जो दोनों दिशाओं में हो जाती हैं। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय। तो बात चल रही थी हमारी, ये सेल अनुत्क्रमणीय होते हैं, यानी इस सेल में केवल अभिक्रिया एक दिशा में होती है, लौट के वापस नहीं आती है। कुछ समय बाद खराब हो जाते हैं, तो आपकी घड़ी रिमोट के सेल ये नहीं है हमेशा जिंदगी भर चलें, लाइफ टाइम चलें, कुछ समय बाद खराब हो जाते हैं, फिर हमें नया लाना पड़ता है। इनका उपयोग तो मैंने जो बताया था वही आपको, इनका उपयोग ट्रांजिस्टर में करते हैं, कैलकुलेटर में करते हैं, घड़ी में करते हैं, टॉर्च आदि में होता है। तो उदाहरण जो आपके प्राथमिक सेल है उनके नाम, आपका शुष्क सेल और मरकरी सेल। तो जो प्राथमिक बैटरियां उनमें कौन कौन से सेल आते हैं आपके, एक आता है आपका शुष्क सेल और एक आता है मरकरी सेल। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम शुष्क सेल की कार्यविधि पढ़ेंगे, यानी कि बात करेंगे। अब बात करते हैं हम शुष्क सेल के चित्र की, और जो थ्योरी लिखेंगे हम शुष्क सेल के चित्र को ही देख के लिखेंगे। तो अब हमारा शुष्क सेल, ये हमारे शुष्क सेल का चित्र बना है। किसका चित्र बना है, ये शुष्क सेल का। तो हमें जो शुष्क सेल के बारे में लिखना है वो हमें शुष्क सेल के चित्र को देखकर लिखना है। तो पहले हम शुष्क सेल के चित्र को समझते हैं, और इसमें जो समझेंगे वही इसमें लिखना है। तो ये आपका क्या है, शुष्क सेल का चित्र है। तो जो चित्र होता है, इसके ऊपर जो शुष्क सेल होता है, इसके ऊपर एक पीतल की टोपी लगी होती है। जो ये टोपी है इसे हम पीतल की टोपी बोलते हैं। कौन सी धातु की बनी होती है, पीतल की बनी होती है। जो शुष्क सेल की सबसे बाहर की परत होती है वो स्टील की बनी होती है। किसकी, स्टील की। तो शुष्क सेल की जो सबसे बाहर की परत होती है वो स्टील की परत होती है। फिर इसके बाद इसके भीतर एक और परत होती है, वो जिंक की बेलनाकार पात्र होता है। तो इसके बाद जो परत होती है वो ये यहां से यहां तक होती है, ये। तो उसके बाद जो परत शुरू होती है शुष्क सेल में, वो जिंक का बेलनाकार पात्र होता है, और कार्य किसका करता है, एनोड का कार्य करता है। और ये जो छड़ होती है वो ग्रेफाइट की होती है। ये किसका कार्य करती है, कैथोड का कार्य करती है। जो ग्रेफाइट की छड़ होती है इसको हम एक गीले पेस्ट में लपेट देते हैं। किसके पेस्ट में लपेटते हैं, गीले पेस्ट के। जो वो गीला पेस्ट होता है MnO2 + कार्बन का गीला पेस्ट होता है। यानी जो आपकी ग्रेफाइट की ये छड़ है, ये इतना जो हिस्सा खाली लग रहा है, इसके अंदर ये गीला पेस्ट भरा होता है। किसका भरा होता है, मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन के मिश्रण का एक पेस्ट बनाते हैं, जिसे हम गीला पेस्ट कहते हैं। उसको आपस में मिलाकर ये जो ग्रेफाइट की छड़ है इसको क्या कर देते हैं, लपेट देते हैं, इसको उसके बीच में रख देते हैं। तो ये जो खाली जगह दिख रही है आपको, ये जो खाली जगह दिख रही है, ये आपकी ग्रेफाइट की छड़ है, और ये जितनी भी खाली जगह है उसमें मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन का गीले पेस्ट का मिश्रण भरा होता है, जिसके अंदर क्या होती है, आपकी ग्रेफाइट की छड़ लगी होती है, जो किसका कार्य करती है, कैथोड का। और उसके ऊपर जो टोपी लगी होती है वो पीतल की टोपी लगी होती है। और जो सबसे बाहर की परत होती है वो स्टील की परत होती है। इतना आपको याद रखना है। इधर भी देख ले, इधर भी स्टील की परत है, और इधर जो ये दूसरी लाइन है ये कौन सी है आपकी, जिंक का बेलनाकार पात्र है पूरा। इधर भी इसका हिस्सा है, इधर भी इसका हिस्सा है, ठीक है। अब बात करते हैं ये छिद्र डॉट वाला जो होता है, ये छिद्र आपको नजर आ रहे हैं, ये छिद्रित कागज होता है जो विद्युत रोधी का कार्य करता है। अब ये जो ये खाली जगह रहेगा, ये तो आपका जिंक का बेलनाकार पात्र हो गया, ये यहां तक का। और ये कौन सा है आपका, ये आपकी
ग्रेफाइट की छड़ है और इसके बीच में क्या भरा होता है, इधर जो खाली स्थान दिख रहा है इसमें मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन का गीला पेस्ट भरा होता है। लेकिन जो इतनी जगह आपको खाली दिखाई दे रही है, ये वाली जगह, ये वाली जगह, ये जो खाली जगह होती है वो जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड की लेयर से भरी होती है। तो एक बार और इसके चित्र को समझ लें, इसी को देखकर हमें इसकी थ्योरी लिखनी है। इसके ऊपर पीतल की टोपी होती है, जो ये पीतल की टोपी होती है ये ग्रेफाइट की छड़ पर लगी होती है और ग्रेफाइट की छड़ किसका कार्य करती है, कैथोड का कार्य करती है। इसके बाहर जो सबसे बाहरी परत होती है वो स्टील की बनी होती है और इसके अंदर की जो परत होती है वो जिंक का बेलनाकार पात्र होता है जो आपका एनोड का कार्य करता है। अब जो आपकी ग्रेफाइट की छड़ है वो एक पेस्ट में लिपटी होती है, जो वो पेस्ट होता है वो मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन का गीला पेस्ट होता है। ये जो जितनी भी जगह दिखाई दे रही है खाली खाली, ये मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन के गीले पेस्ट से भरी रहती है। अब ये जगह जो खाली दिखाई दे रही है, ये वाली और ये वाली जो जगह होती है वो जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड की लेई से क्या होती है, आपकी भरी रहती है। और ये जो डॉट डॉट कागज होता है ये छिद्रित कागज होता है जो विद्युत रोधी का कार्य करता है। तो ये आपका चित्र है, इसको पहले चित्र को बनाना है और जो मैंने समझाया इसके बारे में आपको समझना है और इसी को देख के हमें थ्योरी लिखना है। तो जो हमने इसकी थ्योरी लिखी है, जो आपका शुष्क सेल है इसके बारे में जो लिखा गया है वो इसी चित्र को देखकर लिखा गया है। तो ये थ्योरी है सिंपल सी आपकी। तो आप पढ़ते हैं शुष्क सेल, इसे लैक-लोरेंजी सेल भी कहते हैं। तो आपका जो शुष्क सेल होता है इसका एक नाम और होता है, वो क्या है, लैक-लोरेंजी सेल। तो शुष्क सेल को हम लैक-लोरेंजी सेल भी कहते हैं क्योंकि इसका आविष्कार लैक-लोरेंजी ने किया था। तो जो शुष्क सेल है इसका आविष्कार, इसको बनाने वाला कौन था, वो था लैक-लोरेंजी। उसी के नाम पर इसको हमने नाम दे दिया लैक-लोरेंजी सेल। तो आपका जो शुष्क सेल है इसको बनाकर कोई पूछ ले शुष्क सेल किसने बनाया था, तो आप बता दिए लैक-लोरेंजी ने बनाया था और उसी के नाम पर इसको लैक-लोरेंजी सेल कहा जाता है। तो इसका आविष्कार लैक-लोरेंजी ने किया था। इसमें जिंक का एक बेलनाकार भारी पात्र होता है। तो जी मैंने जो बताया था, इसमें जिंक का बेलनाकार एक पात्र होता है। ये क्या है आपका, जिंक का बेलनाकार एक भारी पात्र होता है जो एनोड का कार्य करता है। तो थ्योरी इसको देख के लिखी गई, इसमें एक जिंक का बेलनाकार पात्र होता है जो आपका एनोड का कार्य करता है। इस पात्र के अंदर विद्युत रोधी कागज का अस्तर लगा होता है। तो इस पात्र के अंदर जो आपका डॉट डॉट जो छिद्रित कागज है ये विद्युत रोधी कागज का अस्तर है। तो इस पात्र के अंदर आपका ये डॉट डॉट जो दिख रहा है ये छिद्रित कागज होता है जो किसका कार्य करता है, विद्युत रोधी का कार्य करता है। तो इस पात्र के अंदर विद्युत रोधी कागज का अस्तर लगा होता है। इसमें एक पीतल की टोपी युक्त ग्रेफाइट की छड़ को रखते हैं। तो जी आपका जो छिद्रित कागज होता है, विद्युत रोधी कागज होता है, इसके अंदर ग्रेफाइट की छड़ को रखते हैं जिसके ऊपर टोपी लगी होती है। तो ये लिखा टोपी युक्त का मतलब ग्रेफाइट की छड़ के ऊपर टोपी लगी होती है। तो इसमें एक पीतल की टोपी युक्त ग्रेफाइट की छड़ को रखते हैं जो कैथोड का कार्य करती है, ये लिखा हुआ है। तो ग्रेफाइट की छड़ होती है टोपी युक्त होती है, जो टोपी किसकी होती है, पीतल की टोपी होती है, और जो ग्रेफाइट की छड़ होती है वो कैथोड का कार्य करती है। तो बस ये चित्र आप बना ले, अच्छी तनी है, आप अच्छी तनी है, और इसके जो पार्ट्स हैं इससे उनके आपको नाम याद होना चाहिए। आप थ्योरी को देख के आसानी से लिख सकते हैं। इस ग्रेफाइट की छड़ को चारों ओर मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन का गीला पेस्ट से भर देते हैं। मैंने बताया था जो आपको ये खाली जगह होती है, खाली जगह दिख रही है आपकी, इस खाली जगह को मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन के गीले पेस्ट से लिख देते हैं। तो थ्योरी बहुत आसान है, बस चित्र आपको समझ में आ जाए, थ्योरी आप खुद देखकर लिख देंगे। तो ये जो खाली जगह होती है इस ग्रेफाइट की छड़ को चारों ओर मैग्नीज ऑक्साइड कार्बन के गीले पेस्ट भर देते हैं तथा एनोड तथा कैथोड के बीच रिक्त स्थान को, तो एनोड कौन सा है आपका, एनोड ये है, ये एनोड है, और कैथोड कौन सा है आपका, ये आपका कैथोड है। यहां तक कैथोड कवर कर रहा है। तो एनोड और ये आपका कैथोड, तो एनोड और कैथोड के बीच जो खाली स्थान है, ये जो खाली स्थान है, ये जो खाली स्थान है, इस जो खाली स्थान को हम जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के लेई से भर देते हैं। तो कहां गया हमारा, तथा एनोड तथा कैथोड के बीच रिक्त स्थान को जिंक क्लोराइड प्लस अमोनियम क्लोराइड की लेई से भर देते हैं। तो आपके ये समझ में आ गया होगा। जो भी आपको थ्योरी लिखनी है इस चित्र को बनाएं और इस चित्र के जो पार्ट्स हैं उनके नाम लिखें और इसको देख के आप थ्योरी आसानी से लिख सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और एक दो बार आप प्रैक्टिस करें। इस चित्र को बना के जो शुष्क सेल है इसको बनाएं और इसके जो पार्ट्स हैं उनको लिखें और इसको देखकर इसकी थ्योरी लिखने की प्रैक्टिस करें जिससे आप पेपर में आसानी से कर सकें। इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम बात करेंगे द्वितीयक सेल की। अब बात करते हैं हम द्वितीयक सेल या बैटरियों की। तो द्वितीयक सेल या द्वितीयक बैटरी होती है आपकी, दोनों एक ही चीज है। तो बात करेंगे द्वितीयक सेल या बैटरी की। अभी हमने बात करी थी प्राथमिक बैटरियों की, अब बात करेंगे हम द्वितीयक बैटरियों की या द्वितीयक सेल। अगर द्वितीयक सेल आ जाए
तो भी एक ही चीज़ है, द्वितीयक बैटरी आ जाए तो भी एक ही है, दोनों एक ही चीज़ है, कन्फ्यूजन आपको नहीं होना है। ये उत्क्रमणीय गैल्वेनिक सेल होते हैं। तो आपकी जो द्वितीयक सेल होते हैं इसमें उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं। कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं? उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कौन सी होती है? जिसमें रिवर्सिबल होता है, उत्क्रमणीय साइन होता है। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं वो होती हैं जो दोनों दिशाओं में होती हैं, यानी इधर से इधर की ओर हो जाए और इधर से इधर की ओर हो जाए, वो कौन सी अभिक्रियाएं कहलाती हैं? आपकी उत्क्रमणीय। जैसे मैंने बताया था आपको अभी N2 3H2 2NH3, ये अमोनिया बनाने की हैबर विधि की अभिक्रिया है। तो ये क्या है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, यानी नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिला के अमोनिया बना देती है, और जब अमोनिया टूटेगा तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन में टूट जाएगा। तो ये उत्क्रमणीय गैल्वेनिक सेल है। इनमें ऊर्जा, ये डबल लग गया, इसको एक को मिटा देती है। इनमें ऊर्जा युक्त पदार्थ शीर्ष अभिक्रिया करके विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। तो इसमें जो ऊर्जा युक्त पदार्थ होते हैं वो शीर्ष जल्दी से अभिक्रिया करके क्या करते हैं? ऊर्जा विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। जैसे हमारी इन्वर्टर की बैटरी होती है, हम उसमें ऊर्जा देते हैं, विद्युत धारा देते हैं, तो विद्युत धारा देने पर वो क्या करते हैं? शीर्ष ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो आपके जो द्वितीयक सेल या द्वितीयक बैटरी होती है, अगर आपको इनको अच्छी तरह समझना है तो मोबाइल की बैटरी और इन्वर्टर की बैटरी को याद रखें। अगर मोबाइल की बैटरी इन्वर्टर की बैटरी को याद रखेंगे तो ये टॉपिक बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा। युक्त पदार्थ शीर्ष अभिक्रिया करके विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं और अक्रिय हो जाते हैं। तो ये जल्दी से क्या करके अभिक्रिया करके विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं और अक्रिय हो जाते हैं। अक्रिय का मतलब क्या होता है? यानी कि किसी और से अभिक्रिया नहीं करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अक्रिय पदार्थ कहलाते हैं। तो अक्रिय पदार्थ वो होते हैं जो और किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं और अक्रिय हो जाते हैं। इन पदार्थों को बाह्य स्रोत के द्वारा पुनः सक्रिय बना लिया जाता है। तो हमारी जो बैटरी होती है इन्वर्टर की, मोबाइल की बैटरी होती है, ये डिस्चार्ज हो जाती है, तो हम इनमें चार्जिंग लगाकर, मोबाइल की बैटरी में चार्जिंग लगाकर पुनः सक्रिय बना लेते हैं और पुनः दोबारा काम में ले लेते हैं। ऐसी इन्वर्टर की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, इसको भी चार्ज कर दोबारा काम में ले लेते हैं। तो इसी तरह ये कहा गया है कि इन पदार्थों को बाह्य स्रोत के द्वारा पुनः सक्रिय बना लिया जाता है, फिर इन्हें दोबारा उपयोग में लाया जाता है। इन्वर्टर की बैटरी डिस्चार्ज हो गई, फिर चार्ज कर लिया, फिर दोबारा में काम में लिया है। मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई, फिर चार्ज कर लिया, फिर दोबारा में काम में लिया है, तो फिर इन्हें दोबारा उपयोग में लाया जाता है। जैसे सीसा संचायक सेल, तो आपका जो द्वितीयक सेल का उदाहरण क्या है? जैसे सीसा संचायक सेल। आप सीसा संचायक सेल के बारे में पढ़ते हैं। तो सीसा संचायक सेल, इस सेल का उपयोग ऑटो, कार आदि में बैटरी के रूप में किया जाता है। तो ऑटो, कार, बैटरी में जो रखे होते हैं वो कौन से होते हैं? आपके सीसा संचायक सेल होते हैं, यानी बैटरी होती है। सेल या बैटरी एक ही चीज है, मैंने आपको बताया, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस सेल का उपयोग ऑटो, कार आदि में बैटरी के रूप में किया जाता है। इसमें 3 से 6 संचायक सेल श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। तो बैटरी कब बनती है? जब आपके 3 या 6 संचायक सेल आपस में श्रेणी क्रम में जुड़ जाते हैं तो आपकी एक बैटरी बन जाती है। कौन सी वाली? द्वितीयक वाली। एक सीसा संचायक बैटरी का विभव 6 से 12 वोल्ट होता है। तो आपका जो सीसा संचायक सेल होता है इसका विभव कितना होता है? 6 से 12 वोल्ट होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आया था, याद रखना है। क्वेश्चन ऐसा है, सीसा संचायक बैटरी का विभव कितना होता है? तो आपको याद होना चाहिए 6 से 12 वोल्ट होता है। अब पढ़ते हैं विशेषताएं। विशेषताएं किसकी हैं? आपकी द्वितीयक बैटरी की, यानी इसमें क्या क्या खासियत होती है। पहला, इस सेल को बार बार उपयोग में किया जा सकता है, यानी मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई, फिर चार्ज कर लो, फिर काम में ले लो, फिर एक दिन चला, फिर दोबारा चार्ज करो, फिर काम में ले लो। इन्वर्टर की बैटरी डिस्चार्ज हो गई, फिर चार्ज कर लो, फिर काम में ले लो। तो इसे हम बार बार उपयोग में ला सकते हैं। इस सेल की दक्षता बहुत अधिक 80% होती है, यानी इसकी जो बैटरी होती है, मोबाइल की, इन्वर्टर की बैटरी होती है, इनकी जो काम करने की क्षमता होती है, जो सबसे अधिक काम करने की क्षमता होती है, वो 80% होती है। तीसरा पॉइंट, इस सेल की आयु 2 से 5 साल होती है। तो इन्वर्टर की बैटरी होती है, हम जाते हैं भाई भैया बैटरी दिखाना, अच्छी दिखा दीजिए, तो वो कहेगा भैया ये इतने की है, 2 साल की गारंटी है, और ये 5 साल। अगर हम अच्छी गारंटी की ले लें, जैसे बैटरी हमने लूमिनस की ले ली, तो वो 5 साल की गारंटी में भी मिल जाती है। तो इस सेल की आयु 2 से 5 साल होती है। तो लोकल क्वालिटी की बैटरी लेंगे तो 2 साल चल जाएगी, और अच्छी क्वालिटी की बैटरी ले लेंगे, लूमिनस कंपनी की ले लेंगे, तो वो हमारी 5 साल चल जाएगी। तो ये लिखा हुआ है, इस सेल की आयु 2 से 5 साल होती है, यानी जो इन्वर्टर की बैटरी होती है 2 से 5 साल काम कर जाती हैं, उसके बाद ये होती है खराब हो जाती है, फिर हमें नई लानी पड़ती हैं। तो ये हो गया हमारा द्वितीयक सेल या बैटरियां। इसका स्क्रीनशॉट लें और अच्छी तरह पढ़ें और पेपर में अच्छे नंबर लाएं। इसका आप स्क्रीनशॉट लें। फिर इसके बाद करते हैं हम ईंधन सेल की बात। अब बात करते हैं हम ईंधन सेल की। ईंधन सेल, ये सेल प्राथमिक सेलों के समान ही होते हैं। तो आपके जो ईंधन सेल होते हैं ये प्राथमिक सेलों के समान ही होते हैं।
इन सेलों में ईंधन की ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो जो ईंधन को जलाने पर जो ऊर्जा निकलती है उसको हम ईंधन की ऊर्जा बोलते हैं। किसकी ऊर्जा बोलते हैं? ईंधन की ऊर्जा। तो आपके जो ईंधन सेल होते हैं इनमें से जो ईंधन की ऊर्जा निकलती है उसको हम वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो आपके जो ईंधन सेल होते हैं इसमें जो ईंधन की ऊर्जा निकलती है ईंधन को जलाने पर, तो जो आपके ईंधन सेल होते हैं वो ईंधन की ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में क्या कर देते हैं? परिवर्तित कर देते हैं। और ये अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में होती है, यानी ईंधन की ऊर्जा को हम वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन वैद्युत ऊर्जा को ईंधन की ऊर्जा नहीं बना सकते। जो अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में होती है उसको हम क्या बोलते हैं? अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय। तो जो ईंधन सेल होता है इसमें अभिक्रिया कौन सी होती है? अनुत्क्रमणीय होती है। ये सेल प्राथमिक सेलों के समान ही होते हैं। इन सेलों में ईंधन की ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, यानी ईंधन से जो ऊर्जा निकलती है ईंधन को जलाने पर उस ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। किसमें? ईंधन सेल में। इन सेलों को इस प्रकार बनाया जाता है, तो आपका ईंधन सेल होते हैं उन्हें इस प्रकार बनाया जाता है कि इनमें ईंधन लगातार भरा जा सके। तो ईंधन सेल को हम इस प्रकार बनाते हैं कि इनमें ईंधन लगातार भरा जा सके, यानी हम जितना ईंधन इसके अंदर भरेंगे उतनी हमें वैद्युत ऊर्जा मिलेगी। जितनी अधिक मात्रा में ईंधन देंगे उतनी अधिक मात्रा में क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। तो जो ईंधन सेल होते हैं हमें इसको इस तरीके से बनाते हैं कि हम इसमें अधिक से अधिक ईंधन डाल सकें, जिससे हमें अधिक से अधिक वैद्युत ऊर्जा प्राप्त हो सके। तो ये लिखा है जिससे कि वैद्युत धारा निरंतर प्राप्त होती है। तो एक बार देखें, इन सेलों को इस प्रकार बनाया जाता है कि इनमें ईंधन लगातार भरा जा सके, यानी जो ईंधन सेल है इनमें कंटिन्यू हम क्या भर सके? ईंधन भर सके, जिससे कि वैद्युत धारा निरंतर प्राप्त होती रहे। यानी हम कंटिन्यू ईंधन भरेंगे तो हमें कंटिन्यू क्या प्राप्त होगी? वैद्युत ऊर्जा प्राप्त होगी ईंधन के रूप में। अब जो आपके ईंधन सेल होते हैं इनमें ईंधन हम क्या कर सके? लगातार भर सके, लेकिन भरा क्या जाता है? ईंधन के रूप में यूज क्या होता है? तो ये आप देखिए, ईंधन के रूप में हाइड्रोजन गैस को यूज करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को, मेथेन को और प्रोपेन को और एथिल अल्कोहल आदि को प्रयुक्त करते हैं। तो जो ईंधन के रूप में जो पदार्थ यूज होते हैं, जो गैसें प्रयोग होती हैं वो कौन कौन सी हैं? H2CO, CH4, C3H8, C2H5OH आदि को प्रयुक्त करते हैं। ईंधन सेलों में सबसे सफल और प्रचलित सेल हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल है। तो आपका जो ईंधन सेल है उसका एक ईंधन सेल का नाम है, वो कौन के नाम है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल। इसमें जो ईंधन के रूप में यूज किया जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस यूज की जाती है, इसलिए इसका नाम क्या होता है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल होता है। तो जो सबसे यूजफुल है, सब लोग सबसे ज्यादा जो काम में आता है आपका सेल ईंधन सेल में, वो कौन सा आता है? ईंधन सेलों में सबसे ज्यादा सफल, सबसे ज्यादा प्रचलित, यानी सबसे ज्यादा सफल हुआ है और सबसे ज्यादा जो चला है ईंधन सेल, वो कौन सा है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल इसको नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि इसमें जो ईंधन के रूप में भरा जाता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भरी जाती है, इसलिए इसको हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल बोलते हैं। इस सेल को बैकबोन सेल भी कहते हैं। तो इस सेल का नाम, दूसरा नाम क्या है? बैकबोन सेल। तो जो हाइड्रोजन ईंधन सेल होता है इसको हम बैकबोन सेल भी बोलते हैं। बैकबोन सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी जो खोज की थी बैकन ने की थी। बैकन नाम का एक बंदा था, साइंटिस्ट था, उसने इसकी खोज की थी, इसलिए हम इसको बैकन सेल भी बोलते हैं। तो इस सेल को बैकन सेल भी कहते हैं क्योंकि इसे बैकन ने बनाया था। ये आपका ईंधन सेल पूरा हुआ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।